हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन को। तो रिलेशंस में हमने इससे पहले जो एक वीडियो देखा था वो था अपना रिकैपिटुलेशन, अपने पुराने 11 के जो भी कंसेप्ट्स हैं उसमें हमने वहां पर कवर कर लिए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिलेशन जो चैप्टर होता है भाई वो 11 का ही कंटिन्यूएशन होता है। तो 11 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको रिवाइज करवाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो पहले लेक्चर में हमने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम कहां पर बढ़ रहे हैं, तो अब हम आ जाते हैं भाई 12th के पोर्शन में, जहां हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे जो कि हमने 11th में भी किया था। अब और भी अलग अलग किस्म के रिलेशंस आ रहे हैं यहां पर, और उनके डेफिनेशंस को देखेंगे, उनके कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस को लगाने को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखते हैं यहां पर सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है भाई आपके क्लास 12 जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले आइडेंटिटी रिलेशन, अपने वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था उसमें था आइडेंटिटी रिलेशन, तो मैंने वहां पर इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नाम लिया था और ये बोला था कि भाई काफी लोग इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या दोनों सेम है, और दोनों सेम नहीं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अपन वो सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं अभी। तो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है भाई, तो इसके डेफिनेशन पे एक नजर अगर अपन डालें तो यहां पर लिखा हुआ है अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। Thus, R is reflexive if A, A belongs to R for all A belongs to A. ठीक है, a relation R on a set A is not reflexive if there exists an element A belongs to A such that A, A does not belongs to R. अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई सेट A है और इसके ऊपर कोई रिलेशन बना रहे हैं, आर इज अ रिलेशन ऑन ए, अब यहां पर ना ये एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, आर इज अ रिलेशन ऑन ए मतलब यहां जो क्लास 12th में आपको पढ़ना है ना, जितने भी टाइप्स के अब आप रिलेशन पढ़ोगे उसमें एक ही सेट पर उसी का रिलेशन हम बताएंगे। मतलब आर जो होगा, जो रिलेशन लेंगे वो किसी एक ही सेट पर लेंगे, मतलब दो सेट्स को लिंक्ड नहीं करेंगे हम, यहां पर दो सेट्स को लिंक नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आर इज अ रिलेशन ऑन ए, मतलब ए के एलिमेंट्स का रिलेशन उसी के एलिमेंट्स के साथ को निकालेंगे। ये 12th क्लास के सिलेबस में आपके, तो अब जहां पर भी मैं बोलूंगा कि आर इज अ रिलेशन तो आपको समझ जाना है किसी एक ही सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन उन्हीं के साथ हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने देखी बताई भी हुई है, पहले अपन लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, इसके पहले वाले उसमें आप देख लेना कि आर अगर एक ही सेट पर रिलेशन है तो क्या होता है उसका मतलब। ठीक, तो आर इज अ रिलेशन ऑन ए, अगर मैं बोलता हूं आर इज अ रिलेशन ऑन ए सच दैट यहां पर क्या बोल रहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि आर में क्या क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है सारे a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर यहां पर एक एलिमेंट 1 आ रहा है तो आर के अंदर 1 कॉमा 1 आना चाहिए, अगर यहां पर एक एलिमेंट 2 आ रहा है तो आर के अंदर 2 कॉमा 2 आना चाहिए, यहां पर अगर 3 आ रहा है तो आर के अंदर 3 कॉमा 3 भी आना चाहिए। मतलब अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली देखूं थोड़ा सा, तो ए मेरा सेट है और दूसरा सेट भी ए है, तो आर जो है वो रिलेशन ऑन ए ही है, मतलब ए के एलिमेंट्स को ही ए के एलिमेंट्स के साथ हम रिलेट करवा रहे हैं। यहां पर इसके एलिमेंट्स थे 1 2 3 और यहां पर इसके एलिमेंट्स भी थे 1 2 3। तो क्या बोला आपको कि यहां के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेट होना जरूरी है, मतलब कि 1 इज रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 2 इज रिलेटेड टू 2 भी होना चाहिए, 3 इज रिलेटेड टू 3 भी होना चाहिए, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, अब लेकिन आप लोग बोलोगे सर जो लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ाया था आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वहां पर भी तो आप यही कर रहे थे कि सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेटेड थे, तो बिल्कुल सही बोलोगे आप, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात सोचने वाली है कि रिफ्लेक्सिव में एक चीज बोली है कि भाई ऐसे सारे एलिमेंट्स, ऐसे सारे सेट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 ये प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर इसने ये कभी भी नहीं बोला कि इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स रिलेट नहीं हो सकते हैं। मतलब कि यहां पर हम
अगर ये तीनों हो गए हैं, इन तीनों का तो होना बहुत जरूरी है, इसके बाद हम 1,2 भी कर सकते हैं और 2,3 भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कोई रिलेशन R बोलता हूं ऑन A और वो ऐसा है 1,1 2,2 3,3 एंड 1,2 1,3 2,3, तो आप क्या बोलोगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है, क्योंकि यहां पर 1,1 2,2 3,3 सबके सब प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या कंडीशन थी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए थे, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड जो अपने सबसेट्स थे या एक दूसरे से लिंक्ड जो ऑर्डर्ड पेयर थे उनको ही प्रेजेंट होना था वहां पर, मतलब A, A ही प्रेजेंट होने थे, बाकी किसी को भी वो अपने अंदर नहीं लेता है। कौन? आइडेंटिटी रिलेशन। और यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ये एक छूट मिली हुई है आपको कि भाई इन तीनों को प्रेजेंट करवा लो, अगर तीन एलिमेंट्स यहां पर तो 1,1 2,2 3,3 को प्रेजेंट करवा लो, बाकी कोई और भी रिलेशन बन रहे हैं तो चलेगा, हमको उनको भी लाने दो, आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक बात आप सोच लेना कि आपको कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन आता है कि क्या सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं या क्या सारे आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सारे आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होते। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है ये तीन ही हो, तो एक रिफ्लेक्सिव तो आइडेंटिटी रिलेशन बन गया, लेकिन हो सकता है इनके बाद कोई और एलिमेंट हो, तो ये जरूरी नहीं है कि हर केस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन के इक्वल आए। क्लियर है बात? तो डिफरेंस अगर आएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझ में आया आपको? अपन ने डायग्रामेटिकली भी देख लिया और ऐसे अपन ने समझ भी लिया इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके। ठीक है, तो क्या बोला है, रिलेशन R ऑन अ सेट A is said to be reflexive if A, belongs to R for all A belongs to A। ठीक है, और अगर A, नहीं आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अपन थोड़े से, अब जो भी अपन डेफिनेशन करेंगे उनको हम थोड़े से इलस्ट्रेशन से समझेंगे ताकि जब क्वेश्चंस करने जाएं तो हमें इजी हो। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, लेट 1,2,3 बी सेट, एक 1,2,3 सेट है, देन R 1,1 2,2 3,3, ये जो है पूरा भाई अपना सेट, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? अगर आपसे वो पूछे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, भाई ये रिफ्लेक्सिव है क्या? यहां पर आप बनाओगे सबसे पहले तो भाई ये है आपका A और ये है 1,2,3 और दूसरा A इज रिलेटेड टू A ना, A का जो रिलेशन है वो A के साथ है, ये भी 1,2,3, तो आप बोलोगे अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ रिलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर देखते हैं भाई 1,1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 2,2 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 3,3 आ रहा है क्या? बस, तो फिर इतने में खत्म हो गया, बाकी कुछ भी आए इससे फर्क नहीं पड़ता, आने दो, चलेगा उससे, अगर वो A को बिलोंग कर रहे हैं वो सेट तभी ना, ऐसा नहीं कि बाहर के कोई एलिमेंट्स लाकर आपने सेट बना दिए। ठीक, तो यहां पर 1 3 2 1 ये सब आ रहे हैं, चलेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो आप बोलोगे हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन दूसरे में आप देखोगे 1,1 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 3,3 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 2,2 हमें दिख नहीं रहा, ये जो बीच का जो 2,2 था वो भी तो आना चाहिए था, लेकिन यहां पर 2,2 तो दिखाई ही नहीं दे रहा। मतलब आप क्या बोलोगे भाई कि रिफ्लेक्सिव की पूरी कंडीशन इनने फुलफिल नहीं करी, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है बात? हमको भाई सब अच्छे से समझते हुए चलना है और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज में, कि एक चीज जो बहुत ऑब्वियस है, जो आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए, उसको बहुत बार बार लंबा लंबा खींच के और धीरे धीरे बोलकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट A is always reflexive relation on A. However, a reflexive relation on A is not necessarily the identity relation on A. तो ये वही चीज है जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, ये जरूरी है, ये होता है हमेशा। जैसे मैं बोलता हूं एक सेट है आपके पास A और वो वही है आपका, चलो ठीक है वही नहीं, ABC बना लो भाई लोग बोलेंगे तो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आइडेंटिटी रिलेशन A कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई A, A
A linked to A, B comma B, B is linked to B, every element is linked to itself मतलब and C comma C। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A क्या हो सकता है, तो वो यहां पर आप बोलोगे भाई कि ये सारी चीजें तो आएंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन और भी कुछ आ सकता है अगर कंडीशन अलग हो तो। मतलब A कॉमा A आएगा, A कॉमा B भी आ सकता है, B कॉमा B आ सकता है, C कॉमा C भी आ सकता है। ठीक है, भले ही एक बाकी तीन एलिमेंट तो सेम है, लेकिन एक एलिमेंट अलग भी आ गया अगर रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को फर्क नहीं पड़ेगा। बट आइडेंटिटी में दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता, मतलब वहां पर ये कंपल्शन होता है कि सिर्फ वही आएंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें क्या होगा भाई, सेम एलिमेंट इज लिंक्ड टू इटसेल्फ। ठीक, तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सॉरी आइडेंटिटी जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, बट रिफ्लेक्सिव जो है वो आइडेंटिटी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट इट्स नॉट ट्रू फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलवेज। ठीक है, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। अब ये बताओ, अब ये थोड़ा सा सोच के बताओ कि एक यूनिवर्सल रिलेशन जो है, सबसे पहले तो बताओ कि एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा क्या। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो कुछ नहीं होता है, जो कि रिलेशन होते हैं किसी भी एक सेट पर, वो क्या होता है, एक्चुअली सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हम बहुत अच्छे से ये बोल सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा किन्हीं भी दो सेट का, या फिर एक ही सेट के रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ए क्रॉस ए जो आएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा खुद से किसी एक सेट का, तो वही तो होगा यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि वही उसी से तो सारे रिलेशन निकले होंगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है हमेशा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, ये पढ़ा हुआ है अपन ने डेफिनेशन में। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है किसी भी नॉन वॉइड सेट में ए में, वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो अपन देख लेते हैं इसको, मैं बोलता हूं लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3। 1, 2, 3 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हम सिर्फ बनाते हैं 1, 2। अब मैं बोलता हूं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ, मतलब ए क्रॉस ए जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। तो यही तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि इनसे ज्यादा और किसी भी तरीके का रिलेशन इसमें नहीं बन सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई एलिमेंट्स ही नहीं आएंगे, कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेंगे इससे ज्यादा। ठीक है, तो अब यहां पर ये बोल रहा है कि अगर यूनिवर्सल रिलेशन है किसी एक नॉन वॉइड सेट ए में, तो वो जो है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी, अगर 1, 2 है ये, तो हमने चाहिए था कि 1 और 2 जो हो वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, मतलब 1, 1 आए और 2, 2 आए। तो यहां आप बोलोगे कि सर 1, 1 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, और 2, 2 भी आ रहा है, मतलब कि हाँ क्या है ये है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो हर केस में रिफ्लेक्सिव रिलेशन के, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही होगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान रखना है इसको, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से समझते हुए ही चलना है आगे, क्योंकि क्वेश्चंस करने में फिर दिक्कत आती है। A relation R on N defined by x, y belongs to R where x is greater than equal to y implies that implies by, या if and only if भी बोल सकते हो आप इसको। x is greater than equal to y is a reflexive relation on N because every natural number is greater than or equal to itself। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर के सेट पर, नेचुरल नंबर के सेट कौन सा होता है भाई, तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर ये बोल रहा है x, y बिलोंग्स टू r, मतलब x, y जो है वो रिलेशन r में बिलोंग करता है अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y होता है। अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y होता है, मतलब कि यहां पर r के अंदर क्या क्या आएगा, तो आप बोल सकते हो भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहां पर आप बात करोगे 1 की, अगर तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो सकता है, सिर्फ 1 से, क्योंकि 1 जो है वो और किसी भी नेचुरल नंबर से ग्रेटर तो होगा नहीं, लेकिन हाँ इक्वल हो सकता है वो किसके, 1 के। यहां पर दो कंडीशंस हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू।
या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो। तो आपने बोला 1 जो होगा वो सिर्फ ग्रेटर देन होगा, किसी से भी नहीं, इक्वल होगा 1 से। तो एक ये आ गया। फिर आप बोलोगे इसके बाद क्या आएगा 2, तो 2 क्या है भाई, ग्रेटर देन 1 है, या फिर 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर 1,1 आया, 2,1 आया, 2,2 भी आ गया। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट नेचुरल नंबर की 3 की, तो आएगा भाई 3 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि x जो है, जो पहले आने वाला टर्म था वो दूसरे आने वाले टर्म से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर x इज ग्रेटर देन y बोला हुआ है आपको। तो भाई 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज इक्वल टू 3। मतलब इस तरीके से समझना ना, इससे पहले वाले भी जो आए हैं सारे इस तरीके से आए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है, तो या तो ऐसा नंबर आए x जो कि दूसरे नेचुरल नंबर से बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो। तो यहां पर 3 के कौन कौन से केसेस बनेंगे, तो यहां पर 3 बनेगा 3,1, 3,2 और 3,3। ऐसे चलते जाओ आप, तो आपको आगे जाके मिलेगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 5 के साथ भी ऐसे मिलेगा। तो सब में ही आपको एक चीज दिख रही है भाई, कि जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, जो इक्वल टू के साइन है उसने क्या कर दिया, कमाल कर दिया। क्योंकि उसी के कारण क्या हो रहा है, ये जो गिवन सेट है अपन को, ये जो गिवन रिलेशन है अपन को, वो क्या बन रहा है, रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि इसमें 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, 4,4 भी आएगा, और अप टू इनफाइनाइट चलते जाओ। सारे नंबर जो है वो खुद से तो इक्वल होते ही हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू की जब बात कर रहा, तो इक्वल वाली कंडीशन में वो सारे नंबर का जो मतलब नंबर्स रिलेटेड टू इटसेल्फ वाली कंडीशन है, वो क्या हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आई बात। तो यहां पर क्या बोल रहा था, अ रिलेशन R on N defined by x, y belongs to R implies that और implies by, मतलब कि दोनों साइड ये है अगर तो ऐसा होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला है तो ऐसा होगा। या इफ एंड ओनली इफ x is greater than equal to y is a reflexive relation on n because every natural number is greater than or equal to itself। तो वही चीज अपन ने यहां पर एक्सप्लेन कर लिया, एग्जांपल लेकर देख लिया। एग्जांपल लेकर देखते तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आती जाती हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लेट x बी ए नॉन वॉइड सेट एंड px बी द पावर सेट ऑफ x, अ रिलेशन r on px डिफाइंड बाय a, b belongs to r where a is a subset of b। ठीक है, a, b belongs to r if a is a subset of b। ठीक है, मतलब कि a, b जो है वो r रिलेशन में आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब a जो होगा वो क्या होगा, b का सबसेट होगा। a जो होगा वो क्या होगा, b का सबसेट होगा। तो यहां पर आप बोलोगे कि a is a subset of b is a reflexive relation since every set is a subset of itself। तो अभी क्या बोल रहा है यार, अगर आप एक सेट बनाते हो और यहां पर ये क्या बोल रहा है कि R रिलेशन में सिर्फ वही आएंगे, R के अंदर a, b जो आएंगे वो कौन से आएंगे, वो सिर्फ तभी आएंगे जब a जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ b होगा। a जो होगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ b होगा। तो यहां पर क्या हो सकता है कि एक रिलेशन ऐसा बने जहां पर भाई 1,2 आ रहा है, 1,2,3 आ रहा है, ठीक। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो आप बोल रहे हो भाई a इज अ सबसेट ऑफ b। तो यहां पर a, b तो आ ही रहा है, लेकिन क्या यहां पर a, आ सकता है, तो आप बोलोगे हां बिल्कुल, यहां पर a, भी आ सकता है। a, क्यों आ सकता है, क्योंकि भाई a जो है वो a का तो सबसेट होगा ही ना। मतलब कि यहां पर जो भी दो आएंगे वहां पर एक कंडीशन ऐसी भी होगी जब सेम एलिमेंट्स आए। सेम एलिमेंट्स क्यों आएंगे, क्योंकि a जो है वो खुद का सबसेट भी होगा, मतलब a इज रिलेटेड टू a। यहां पर सिर्फ हमें ये देखना है कि ये जो कंडीशन होगी उसमें क्या a जो सेट होगा वो खुद से रिलेट हो सकता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पर a, b जो आ रहे थे वहां पर क्या हो रहा था, आप बोल रहे थे कि a इज अ सबसेट ऑफ b, बट यहां पर a, भी तो आ सकता है क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ a, ये भी तो ट्रू है। तो यहां पर ये क्या होगा भाई, यहां पर a, b वाले जितने होंगे, मतलब दो डिफरेंट सेट्स वाले जो होंगे उनके आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा क्या भैया, रिफ्लेक्सिव को क्या चाहिए है कि a, भी आने चाहिए। तो a, अगर लाने हैं आपको, तो आपको वहां पर ये कंडीशन को फुलफिल करनी होगी। क्या करता है कि नहीं वो देखना होगा।
तो आप बोलोगे A इज अ सबसेट ऑफ B है, तो A जो होता है वो खुद का भी सबसेट होता है, तो A कॉमा A वाला भी यहां पर आएगा, यानी कि यहां पर एलिमेंट जो है वो खुद से भी रिलेट होगा, यानी ये कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्लियर है बात? तो चलते हैं आगे भाई। Let L be the set of all lines in a plane, then relation R on L defined by L1, L2 belongs to R if L1 is parallel to L2 is reflexive since every line is parallel to itself. अब ये जो चीज है ना यार, every line is parallel to itself, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, मतलब कंट्रोवर्शियल मत कहो, बट इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो यार। यूक्लिड की जो मैथमेटिक्स थी, यूक्लिड उस टाइम का मैथमेटिशियन था जब जो अपना मैथ्स था वो रिटन फॉर्म में था नहीं, तो वो पहले उन मैथमेटिशियंस में था जिनने मैथ्स को लिखना चालू किया था, तो उसने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स बहुत सारे बनाए थे, ठीक है। तो अब उस टाइम पर उसने जो बोला था, उसने बोला था कि कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे को इनडेफिनेट टाइम्स इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आते हैं और देखते हैं भाई कि पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो ऐसी लाइंस होती हैं जहां पर क्या होता है, उनकी स्लोप कैसी होती है, सेम होती है। उनकी स्लोप कैसी होती है, सेम होती है। तो यहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि भाई जो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी उनकी भी स्लोप जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उनको भी जब आप पैरेलल लाइन कंसीडर कर लोगे, तब आपका जो ये फंक्शन है, मतलब ये आपका जो सेट या रिलेशन है, सॉरी फंक्शन नहीं है, मेरी गलती, ये रिलेशन है, let L be the set of all lines in a plane, then relation R on L defined by L1, L2 belongs to R, L1 is parallel to L2 is reflexive since every line is parallel to itself। मतलब आप बोलोगे ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ठीक है। अब किसी रिलेशन में वो लाइन्स आ रही जो एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो यहां पर आप बोलोगे रिलेशन R में क्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर L1, L2 आएगा, L1, L3 आएगा, L3, L2 आएगा, या L2, L3 एक ही बात है। और यहां आप बोलोगे कि भाई सारी लाइंस जो हैं वो खुद से भी पैरेलल हैं, क्योंकि उनके स्लोप्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइंस को भी आप कैसा कंसीडर करोगे, पैरेलल। तो आप बोलोगे L1, L1 भी आएगा, L2, L2 भी आएगा, और L3, L3 भी आएगा। यानी अब क्या हो गया, हमें जो चाहिए था, क्या चाहिए था हमें कि भाई L1 जो वो खुद से भी रिलेटेड हो, और L2 खुद से भी रिलेटेड हो, और L3 खुद से भी रिलेटेड हो, तब जाकर तो रिफ्लेक्सिव, अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर वो चीज भी फुलफिल्ड हो रही है, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि ये किस टाइप का रिलेशन होगा, तो आप बोलोगे भाई ये भी होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्लियर है बात, सारे इलस्ट्रेशंस को अच्छे से समझते हुए चलना भाई, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की इलस्ट्रेशंस अपन ने कर लिए हैं, उसकी डेफिनेशन अपन ने कर ली है। अब अपन आते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस के ऊपर। किसके ऊपर, सिमेट्रिक रिलेशंस के ऊपर। तो यहां पर भाई सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो ये क्या बोल रहे हैं इसकी डेफिनेशन में, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए भी आर में होगा। अगर ए कॉमा बी आता है आर में और बी कॉमा ए भी आता है आर में, तब क्या होगा, तब होगा भाई ये पूरा रिलेशन कहलाएगा क्या, एक सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये ए रिलेशन है 1 2 3, और ये ए रिलेशन है, क्योंकि ए से ए का ही रिलेशन पढ़ना है अपन को, 1 2 3। मैं बोलता हूं इस रिलेशन में, ये रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए ना, इसलिए ये वाला एरो बनाकर बताया जाता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक। अब यहां पर क्या है, मैं बोलता हूं अगर 1 रिलेटेड टू 2 है, तो ये जो 2 है ना भाई, इसको रिलेटेड होना चाहिए 1 से। मतलब इनका जो रिवर्स ऑर्डर पे ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, उसको भी आना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं यहां पर 3 इज रिलेटेड टू 1, तो इस 1 को भी 3 से रिलेट होना चाहिए।
यानी अगर मैं बोल रहा हूं ये रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है 1,2 तो उनको 2,1 भी वहां पर प्रेजेंट चाहिए, और अगर ये रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है 1,3 तो उनको 3,1 भी वहां पर प्रेजेंट चाहिए। यानी कि क्या अब ये कहलाएगा कैसा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर 1,2 है तो भाई 2,1 यानी उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर जो है, रिवर्स ऑर्डर में आने वाला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो भी वहां पर प्रेजेंट है, और 1,3 जो है तो वहां पर 3,1 भी प्रेजेंट है। यानी क्या बोल रहे हैं यहां पर, अगर a, b बिलोंग करता है r को तो ये इंप्लाई करता है कि b, a भी जो है वो r को बिलोंग करेगा, और अगर ऐसा हो रहा है तब ये कहलाएगा क्या, एक सिमेट्रिक रिलेशन, वरना वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो क्लियर है बात कि क्या बोल रहा है ये? ठीक है। The identity and the universal relations on a non-void set are symmetric relations। अब ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है यहां पर, अगर मैं बोलता हूं ए जो है अपना वो क्या है 1,1, सॉरी ए जो है अपना वो क्या है 1,2,3, ठीक है। अब R ऑन A मैं बोलता हूं, और ये कैसा है, ये है 1,1 2,2, क्योंकि सिमेट्रिक, मैं क्या बोल रहा हूं, ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, अगर 1 आए तो 1 भी आए, मतलब कि क्या 1,1 दोनों चाहिए अपन को, यानी कि ये जो है रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर मैं बोलता हूं 2,1, सॉरी 2,1 थोड़ी आएगा इसमें, 2,2, और यहां पर मैं बोलता हूं 3,3। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर 1,1 रिलेटेड है तो 1 जो है वो 1 से भी तो रिलेटेड है, यानी कि आपको दोबारा लिखने की तो जरूरत है नहीं उसको। आप यहां पर इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने क्या बोला था कि अगर 1,2 हो किसी सिमेट्रिक रिलेशन में तो 2,1 भी होना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखा है, अगर 1,1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, मतलब दूसरे वाले 1 को भी इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो वो रिलेटेड तो है, वो रिलेटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको दोबारा लिखा नहीं इनने बस। अगर 2,2 है और आप दोबारा भी 2,2 मतलब इसका इससे रिलेशन भी निकाल कर लिख देते तो भी तो आपका ऑर्डर्ड पेयर सेम ही बनता, ठीक है। और यहां पर आप बोल रहे हो 3,3 प्रेजेंट है, तो 3,3 उल्टे ऑर्डर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये कैसा रिलेशन था, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। अब यहां पर मैं बोलता हूं यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा भाई, अगर मैं बोलता हूं A क्रॉस A निकालता मैं, तो वही होता आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो वो कितना हो जाता, तो वो यहां पर कितना हो जाता भाई, A क्रॉस A 1 2 3, मैं 1 2 3 की बातें नहीं करता हूं, इतना ज्यादा कौन निकालते बैठेगा, 3 तो 3 मतलब कि 9 एलिमेंट्स का। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर A को ले लेता हूं भाई 1,2, या B को ले लो 1,2, और अब इसको मैं देखता हूं क्या करके, B क्रॉस B करके, और उसमें निकालता हूं मैं क्या, इसका यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहां पर अगर मैं इसका यूनिवर्सल रिलेशन एक बनाकर देखूं, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो B क्रॉस B देखूं अगर मैं, तो क्या बनेगा वो, तो वो बनेगा भाई 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 1 एंड 2 रिलेटेड टू 2, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, यहां जो एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आप बोलोगे 1,1 आ रहा है तो 1,1 भी आना चाहिए था। अब मैं बार बार ये जो चीज बोलता हूं आपको समझ में आती है ना कि मैं क्या बोलता हूं, मतलब कि अगर यहां पर ये A, B था, इनने बोला ये आ रहा है, तो भाई B, A को भी आना चाहिए था। बट यहां पर अगर A और B दोनों सेम होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, यहां तो समझ में आता है A, B आ रहा है तो B, A को भी आना चाहिए था। बट मैं अगर बोल रहा हूं कि 1,1 आ रहा है तो 1,1 को भी आना चाहिए था। तो देखो सेट में हम किसी भी चीज को दोबारा तो लिखते नहीं है, जो यहां पर मैंने बोला था आपसे। तो अगर यहां पर मैं 1,1 को दोबारा लिख भी दूंगा तो उसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखना है सेट में, बार बार हम रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए अगर 1,1 एक बार लिखा हुआ है या 2 बार लिखा हुआ है या 3 बार लिखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर यहां पर आप 1,1 एक और बार लिख देते तो उसका कोई सेंस नहीं होता। इसलिए यहां पर एक बार अगर 1,1 आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि 1,1 भी आ रहा है इसमें, यानी यहां से 1,1 और यहां से 1,1। इफ A is related to B then B is also related to A, 1 is related to 1 then 1 is also related to 1, ठीक।
सिमिलरली इस 2,2 के साथ भी, और 1,2 आ रहा है तो 2,1 तो आ ही रहा है, यानी कि ये सिमेट्रिक के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है कि एक एलिमेंट रिलेटेड टू दूसरा एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट रिलेटेड टू पहला एलिमेंट भी है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। तो सारे एलिमेंट सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसलिए कैसा होता है, एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ठीक है, अब बोल रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन एल बाय द रूल x, y belongs to R, implies that implies by if x is perpendicular to y, x is perpendicular to y, then R is symmetric relation on L, because की तो बात अपन कर लेंगे। यहां पर ये क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन है x, y, और ये क्या किससे आया हुआ है, तो ये आया हुआ है भाई, नहीं सॉरी, x, y belongs to R, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, x, y belongs to R इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि x, y दो एलिमेंट्स जो दो एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो R में आएगा, कब आएगा, जब x इज परपेंडिकुलर टू y होगा। मतलब कि यहां पर अगर आप ध्यान दो कि भाई x अगर ये लाइन है और y ये लाइन है, और आप बोल रहे हो x इज परपेंडिकुलर टू y, तो x 90 डिग्री का एंगल बना रही है y के साथ, और आप ये भी तो बोल सकते हो भाई कि y इज परपेंडिकुलर टू x, क्योंकि y भी तो 90 डिग्री का एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है x को। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी तो पहले के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इसमें ये सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं इसको ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, और मैं बोलता हूं सेट में आता है L1, L2 इस रिलेशन में, तो L2, L1 भी तो आएगा, L2, L1 भी तो आएगा। क्यों आएगा भाई L2, L1? क्योंकि आप बोलोगे कि अगर L1 जो है वो L2 से परपेंडिकुलर है तो L2 जो होगा वो भी तो L1 से परपेंडिकुलर होगा भाई। तो क्लियर है बात कि अगर यहां पर ये परपेंडिकुलर वाली लाइंस की सेट की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये हमको समझना है कि कैसा रिलेशन बनाएगी, तो एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगी, क्योंकि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 से तो L2 भी परपेंडिकुलर होगी L1 से। क्लियर है बात? ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई, अपन इसको करते हैं क्लियर। अब क्या बोल रहा है ये, लेट S बी ए नॉन वॉइड सेट एंड R बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन पावर सेट PS by a comma b belongs to R, A is a subset of B, for all a comma b belongs to PS, then R is not symmetric relation। बिल्कुल सही बात है भाई। अब यहां पर क्या बोल रहा है, किसी रिलेशन में a comma b आ रहा है, किसी रिलेशन में R में, और ये कहां से आ रहा है भाई, ये आ रहा है कि भाई a जो है वो सबसेट ऑफ b है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने भाई रिफ्लेक्सिव में भी किया था, तो वहां पर a जो था वो सबसेट ऑफ a भी होता था, तो ऐसा रिलेशन जो था वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो गया था। लेकिन यहां पर आपको क्या चाहिए है कि अगर ये आ रहा है तो आपको चाहिए कि भाई ये भी आए, b, a बिलोंग करे R को, और जिससे हमें क्या समझ में आएगा कि b इज अ सबसेट ऑफ a, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि a अगर b का सबसेट है तो ये जरूरी थोड़ी है कि भाई दोनों इक्वल सेट्स हो और b जो है वो भी a का सबसेट हो। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चाहिए होता है, a, b आए तो b, a भी आए, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आए। ठीक, पर यहां इस रिलेशन का मतलब क्या है कि a, b अगर आ रहा है तो मतलब है कि a जो है वो b का सबसेट है, और अगर b, a आ रहा है तो उसका मतलब है कि b जो है वो a का सबसेट है। लेकिन ये हर केस में ट्रू होता है क्या? नहीं होता है ना हर केस में ट्रू, ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है। आप यहां पर बोल सकते हो a जो है वो 1, 2 है, एक ऐसी सेट की मैं वो ले रहा हूं एग्जांपल, और b है 1, 2, 3, तो यहां पर आप बोल रहे हो a इज अ सबसेट ऑफ b, और a, b जो आएगा वो रिलेशन में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि b इज अ सबसेट ऑफ a, और b, a तो रिलेशन में फिर आ ही नहीं पाएगा। मतलब कि ये हर केस में सिमेट्रिक रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं होगा। क्लियर है बात? तो कैसा होता है ये R इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, R सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है। ठीक, अब यहां पर ये नोट लिखा हुआ है, इस नोट को पढ़ के आप सोचना कि क्या जरूरत थी यहां पर इनको ये नोट लिखने की, किस चीज की।
a relation R on a set A is not a symmetric relation if there are at least two elements A comma B belongs to A such that A comma B belongs to R but B comma A does not belong to R। यानी यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर A comma B बिलोंग करेगा R को और B comma A does not बिलोंग नहीं करेगा R को तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो भाई जब से तो यही पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन, डेफिनेशन जब पढ़ी थी तब से ये बात पता है अपन को, क्लियर है। तो ये लिखा होता नहीं लिखा होता हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बता तो दिया गया है आपको सब। अब क्या बोल रहा है वो, let A be 1 2 3 4 and let R1 and R2 be relations on A given by R1 equals to 1 3 1 4 3 1 2 2 4 1 and R2 equals to 1 1 2 2 3 3 1 3। Clearly R1 is a symmetric relation on A, however R2 is not so because 1 3 belongs to R2। पर क्या बोल रहे हैं पता नहीं, अपन तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि A है 1 2 3 4, ठीक है, और R1 जो है उसमें 1 3 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 4 1 आ रहा है, ठीक। तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर 1 3 आ रहा है तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए, मतलब कि 3 1 भी आना चाहिए था, तो वो भी आ रहा है। 1 4 आ रहा है तो इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए, मतलब कि 4 1 भी आना चाहिए, तो वो भी आ रहा है। और 2 2 आ रहा है तो भाई दोनों इक्वल हैं, तो दूसरा भी इसका जो रिवर्स ऑर्डर पेयर भी होगा वो भी 2 2 होगा, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्या बोलेगा कि हाँ भाई ये कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब R2 को देखोगे तो ये बोल रहा है कि 1 1 आ रहा है, सिमेट्रिक है इसमें, तो ठीक है, क्योंकि दोबारा 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 2 2 भी ठीक है, 3 3 भी ठीक है, यहां तक तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 1 3 जहां पर आया तो इसके पास 3 1 भी होना जरूरी था, 3 1 भी होना जरूरी था, तब जाकर ये क्या बनता, एक सिमेट्रिक रिलेशन बनता। लेकिन यहां पर 3 1 नहीं है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई R1 तो सिमेट्रिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर R2 सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि उसमें 3 1 नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है नोट में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट A इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। तो हमने बोला भी कहा भाई कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हर बार सिमेट्रिक होगा, और इनमें तो कंफ्यूजन भी नहीं है कोई कि जरूरी नहीं कि हर बार सिमेट्रिक होगा। ऑब्वियस सी बात है वो कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो हर बार सिमेट्रिक हो, जरूरी नहीं है, ठीक। क्योंकि यहां पर देखोगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि यहां पर ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर इसकी बात करोगे आप 1 2 3 4 की बात करोगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 4 नहीं आ रहा है। बट हाँ इनने बाद में बोल दिया है A जो है ये 1 2 3 है, तो ठीक है, तो ठीक है भाई ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए था। तो यहां पर 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है। 1 3 आ रहा है तो इससे फर्क नहीं पड़ता ना रिफ्लेक्सिव को। उसने बोला भाई कि तुमने हमारा काम कर दिया, इसके बाद आपको जो लेकर आना लेकर आओ विद इन ए के सेट के अंदर से ही, ए का रिलेशन ए के साथ वाले में से ही, ठीक है। उसके बाद कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर दो। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं हो पाए क्योंकि इसमें 3 1 नहीं है। तो क्लियर ये बात, सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर करके चलना भैया। दोबारा कभी ये चीज आप लोग को ना डाउट आए कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा सिमेट्रिक होता है, कौन सा ट्रांजिटिव, अभी आगे पढ़ेंगे अपन लोग, और कौन सा कैसा रिलेशन होता है, ठीक। अगर इनको पढ़ने के बाद भी कोई डाउट आती है तो फिर उसको मैंने बोला है आपको क्या करना है, उस डाउट को, खास तौर से उस डाउट को ही आप इस सेक्शन में लिख देना है इसके नीचे इस वीडियो के, तो उसको भी अपन लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और हाँ दूसरे चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स यहां पर लिखोगे तो यहां पर क्लियर करने में इतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी चैप्टर के डाउट्स को लिखना, और मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को। प्रूव दैट अ रिलेशन R on a set A is symmetric if R is equal to R minus 1। R रेज़ टू पावर -1 मतलब कि R इनवर्स, R -1 नहीं, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है भाई कि R रिलेशन है किसी सेट A पर और वो सिमेट्रिक होगा अगर R और R इनवर्स जो है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। R और R इनवर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो आप बोलते हो लेट R be a symmetric set, symmetric relation, sorry, एंड आप बोलते हो लेट A, B बिलोंग्स टू R। A, B क्या करता है, R को बिलोंग करता है। अगर A, B R को बिलोंग करता है और मैंने बोला है कि R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है,
तो आप क्या बोलोगे, सर सिमेट्रिक रिलेशन है मतलब कि उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए। हाँ सही तो बोला था मैंने, ठीक है। तो क्या ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स क्या होगा, बी कॉमा ए, उसको भी किस में आना चाहिए, आर में, ठीक है। यानी आप क्या बोलोगे, देन बी कॉमा ए भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर। क्यों, बिकॉज आर इज सिमेट्रिक, या प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, कुछ भी लिख दो। लेकिन हमको मालूम है कि बी कॉमा ए जो है वो आर इनवर्स में आता है भाई। आर इनवर्स अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, इनवर्स ऑफ एनी रिलेशन वो क्या होता था कि उसमें सारे वो ऑर्डर्ड पेयर आते थे जो कि ए में मतलब आर में होते थे लेकिन उनके रिवर्स ऑर्डर के। जैसे मैं बोलता हूं अगर ए कॉमा बी आर में आ रहा था तो बी कॉमा ए आर इनवर्स में आएगा, ए कॉमा सी आर में आ रहा था तो सी कॉमा ए आर इनवर्स में आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता है, तो आप बोलोगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ऐसा क्यों बोला मैंने भाई, क्योंकि बी कॉमा ए आर में आ रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, और वो किस में आएगा, आर इनवर्स। ये क्यों होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन हम क्या बोलेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब यहां पर आप देखो कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और वहां से हम कहां पर पहुंच रहे हैं, वो क्या इंप्लाई कर रहा है, वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए कॉमा बी आर इनवर्स को भी बिलोंग करेगा। मतलब इसको आप लिखते हो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं बोलता था भाई कि कोई x है वो बिलोंग्स टू a है और ये बोलता है कि x जो है वो b को भी बिलोंग करेगा, मतलब a में आने वाले सारे एलिमेंट अगर b में आ रहे हैं तो आप क्या बोलते थे, आप बोलते थे देन a इज अ सबसेट ऑफ b। क्योंकि यहां पर x जो था वो a में आने वाला एलिमेंट, जो भी a में एलिमेंट आ रहा था उसको x रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहां पर एक क्या समझ में आ रहा था कि x अगर a में आ रहा है तो x b में भी आएगा ही आएगा। तो ऐसा केस कब होता है, तभी होता है जब a जो होगा वो सबसेट होगा b का, मतलब a में आने वाले सारे एलिमेंट b में भी प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर आपको भी क्या दिख रहा है, a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है r को, तो आपने क्या लिख दिया, b कॉमा a बिलोंग करेगा r को, क्योंकि r जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन हमने लिया हुआ है। और अब b कॉमा ए का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, a कॉमा बी, और वो क्या करेगा, r इनवर्स को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है भाई, डेफिनेशन होती है इनवर्स रिलेशन की, ठीक है। अब यहां पर देखा आपने a कॉमा बी r को बिलोंग कर रहा था और a कॉमा बी r इनवर्स को भी बिलोंग कर रहा था, तो आप क्या बोल सकते हो यहां पर कि देयरफॉर r इज अ सबसेट ऑफ r इनवर्स। r क्या है, सबसेट है r इनवर्स का। क्लियर है बात। अब मैं बोलता हूं let x, y belongs to R inverse। x, y जो है वो R इनवर्स को बिलोंग करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई y, x जो होगा वो बिलोंग कर लेगा R को, क्योंकि अगर x, y R इनवर्स को कर रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर जो हो जाएगा वो किसको करेगा, R को बिलोंग करेगा भाई। क्यों, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन हम जानते हैं, तो आप क्या बोलोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। अब यहां पर एक बात सोचो कि अगर R को हमने सिमेट्रिक लिया हुआ है और उसमें y, x आ रहा है, तो उसमें x, y भी तो आएगा भाई, सिमेट्रिक रिलेशन है, दोनों ही तरीके के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसमें रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आएगा। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, अगर y, x आ रहा है तो x, y भी आएगा R में, तो आप बोलोगे x, y बिलोंग्स टू R। क्यों, बिकॉज R इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको यार, x, y जो था वो आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। यहां पर ये सारे इंप्लाइज दैट के साइन लगाते जाना। तो अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि x, y जो था वो बिलोंग कर रहा था आर इनवर्स को, और यहां से इंप्लाई करते करते हम कहां तक आ गए कि x, y जो होगा वो आर को भी बिलोंग करेगा।
यानी कि x, y जो है वो R इनवर्स में आ रहे हैं, तो वो R में भी आएंगे ही आएंगे। यानी कोई एलिमेंट अगर R इनवर्स में आ रहा है और वो R में भी प्रेजेंट है, यानी आप क्या बोल सकते हो, R इनवर्स जो है वो सबसेट है R का। अब यहां आप देखोगे कि R द सबसेट R इनवर्स का, और यहां आप देखोगे कि R इनवर्स है सबसेट R का। तो ऐसा कब होता है भाई कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। इफ A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो सबसेट का A का सबसेट है, तो ये क्या होता है, ये तभी होता है जब A और B इक्वल सेट्स हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसको सेकंड बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो, और आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 we can say that R is equal to R inverse। R जो होगा वो क्या होगा, R इनवर्स के इक्वल होगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब क्या क्या किया था अपन ने यहां पर भाई, हमने शुरुआत में क्या लिया कि इनने हमसे बोला था कि भाई अगर R एक सिमेट्रिक रिलेशन है, और तो हमें ये बताना था कि R जो होगा वो R इनवर्स के इक्वल होगा। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, R एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है, और हमने ले लिया कि A, B बिलोंग करता है R को। तो अगर A, B R को बिलोंग करेगा, तो हमें पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन से इसका जो रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर होगा वो भी R को बिलोंग करेगा। तो मैंने लिख दिया B, A बिलोंग्स टू R। B, A जो है वो R इनवर्स में भी आता होगा। इनवर्स की आप डेफिनेशन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। इसको प्रूव करने का जो तरीका, जो लिखने का तरीका ना, देखो क्या होता है, इन सारे क्वेश्चंस को ना हम जब करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल लेकर तो और अच्छे समझ जाते हैं, लेकिन जब हमें लिखने को आता है ना ये, तो हम लिख नहीं पाते हैं इसको अच्छे से एग्जाम में। तो उसका जो लिखने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर आपने क्या बोला कि A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ इनवर्स यही बताता है हमें कि अगर एक B, A R में आ रहा है तो उसका रिवर्स आएगा R इनवर्स में। शुरुआत से देखा हमने कि A, B R को आ रहा है, A, B R इनवर्स में भी आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि R जो होगा वो सबसेट होगा R इनवर्स का। इसके बाद आपने क्या किया, आपने बोला लेट, क्योंकि आप देखो यहां पर सिर्फ सबसेट हुआ है, अभी इक्वल प्रूव नहीं किया है अपन ने, तो हमने क्या बोला कि लेट x, y जो है वो बिलोंग करता है R इनवर्स को। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी से क्या समझ में आएगा कि अगर x, y R इनवर्स में आ रहा है तो उसका रिवर्स जो है y, x वो R में आएगा, और क्योंकि R जो है वो सिमेट्रिक है तो x, y भी R में आएगा। ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया, R इनवर्स जो है अब वो हो गया सबसेट R का। हमने पढ़ा हुआ है A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन A इज इक्वल टू B। तो यहां पर क्या हो गया कि भाई R इज इक्वल टू R इनवर्स। ठीक है, बात खत्म है। अब अगर यहां पर आपको ये बोलता if R is equal to R inverse, then prove that R is a symmetric relation। तो आप कैसे प्रूव करते हैं? अगर आपसे बोलता है कि R और R इनवर्स इक्वल हैं, तो आपको प्रूव करना है कि R जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तब आप कैसे प्रूव कर सकते थे? तो आप यहां पर क्या बोलोगे भाई कि R और R इनवर्स इक्वल है, तो मैं बोलता हूं लेट R इक्वल्स टू, सॉरी, लेट x, y बिलोंग्स टू R इनवर्स। x, y जो है वो R इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई x, y जो है वो बिलोंग करेगा R को भी। ठीक है, या इसको ऐसा बोलो, x, y जो है वो R को बिलोंग करता है। शुरुआत अपन R से करते हैं। x, y जो वो R को बिलोंग करता है, तो x, y जो है वो R इनवर्स को भी बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप बोलोगे R और R इनवर्स तो आपने इक्वल देके रखे हैं, तो भाई इक्वल हैं तो जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एग्जैक्टली सेम आते हैं दो इक्वल सेट्स में या दो इक्वल रिलेशंस में। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, x, y अगर R को बिलोंग करता है तो x, y जो वो R इनवर्स को भी बिलोंग करेगा। लेकिन अगर ये R इनवर्स को बिलोंग कर रहा है तो यहां पर ये भी तो होना जरूरी है कि y, x जो है वो बिलोंग करेगा R को, क्योंकि x, y अगर R इनवर्स को कर रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या करेगा, वो R को बिलोंग करना चाहिए। भाई ये कैसे? बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन।
अब जब यहां पर समझ में आ गया आपको कि y, x r को बिलोंग कर रहा है और x, y भी r को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि आप लिख सकते हो x, y belongs to r implies that y, x belongs to r। यानी अगर एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो उसका रिवर्स भी आ रहा है, तो यही तो डेफिनेशन होती है भाई इनवर्स रिलेशन की। तो आप क्या बोलोगे, देन वी कैन से दैट सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है, देन वी कैन से दैट आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्लियर है बात, मतलब आपने इसको दोनों तरीके से प्रूव कर दिया। कैसे कि अगर हमें दिया हुआ है कि R एक सिमेट्रिक रिलेशन है तो आपको बताना था R इज इक्वल टू R इनवर्स है, तो आपने वो भी कर दिया। और अगर R इज इक्वल टू R इनवर्स है तो आपने ये भी बता दिया कि R एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है, तो इसको करते हैं क्लियर भाई। अब बात है ट्रांजिटिव रिलेशन की, थोड़ा सा अच्छे से सोचते समझते हुए चलना है इसको कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। एक बार डेफिनेशन इनकी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन को तो समझना ही है। लेट ए बी एनी सेट अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं होगा, ये इंप्लाइज दैट होगा। ठीक है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब हुआ इसका, यहां पर मैंने बोला कि अगर a कॉमा बी जो है वो आर को बिलोंग करता है और a कॉमा सी जो है वो भी आर को बी कॉमा सी जो है वो भी आर को बिलोंग करता है, तो a कॉमा सी को भी आर को बिलोंग करना चाहिए। यानी अगर मैं इसका देखूं डायग्राम बनाकर, ये a रिलेशन है, ये a रिलेशन है और सॉरी a सेट है, ये a सेट है और ये a टू a में रिलेशन है। यहां पर है भाई 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, और मैं बोलता हूं कि 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3। अगर 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, मतलब समझना कि 1 2 से 2 जो है वो एंड वाला नंबर है और ये जो है 2 जो वो 3 से रिलेटेड है, मतलब 1 का जो रिलेशन है 2 के साथ वो उस 2 का रिलेशन है 3 के साथ, तो यहां पर 1 का रिलेशन भी 3 के साथ एस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन कैसा बनेगा, तो ये बनेगा 1 2 2 3, तो 1 3 भी इस सेट में आना चाहिए। यानी कि आप समझोगे कि अगर 1 2 से है और 2 3 से है, तो भाई ये जो शुरुआत वाला है ये एंड वाले के साथ भी रिलेट होना चाहिए। 1 3 का एक ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए, तब जाकर ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बात कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अपन को समझ में आ गई है कि अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, तो A और C में भी रिलेशन होना चाहिए, A इज रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। क्लियर है, तो अपन इसको लिखते कैसे, अपन लिखते हैं ARC, A इज रिलेटेड टू C। ठीक, अब यहां पर आपको इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है इसको भी समझ लेते हैं अपन। क्या दिया हुआ है, द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट आर ट्रांजिटिव। ये क्या बोल रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है और यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होते हैं वो। ठीक, तो मैं देख लेता हूं कि कैसे ट्रांजिटिव हो जाते हैं भाई, कि आइडेंटिटी रिलेशन कैसे ट्रांजिटिव हो जाता है। तो मैं बोलता हूं ए जो है वो है 1 2 3, ये आइडेंटिटी का है, और बी जो है वो है 1 2, ये यूनिवर्सल का। आपको पता है यूनिवर्सल में इतने ज्यादा कौन निकालते बैठेगा, तो अपन 2 ही के लेते हैं हमेशा। अब यहां पर बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए, आई ए कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 1 2 2 3 3। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव क्यों है, थोड़ा सा सोचो, ट्रांजिटिव क्यों है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे हो सकता है ये, कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा और अ नॉन वॉइड सेट है ट्रांजिटिव। तो यहां पर ध्यान दो कि यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि अगर A कॉमा बी आता है R में और B कॉमा सी भी आता है R में, तब A कॉमा सी को आना जरूरी है। यानी यहां पर अगर 1 1 आता, अगर 1 1 आ रहा है और यहां पर दूसरी जगह कहीं पर 1 और किसी का क्या होता,
वन और किसी का फर्स्ट एलिमेंट होता और कोई तीसरा एलिमेंट जो होता वो उसका सेकंड एलिमेंट होता, तब हमें चाहिए होता ये। लेकिन यहां पर आप समझना कि 1,1 है और किसी का भी फर्स्ट एलिमेंट 1,1 नहीं है। या फिर मैं इसी को एक और बार लिख दूं कि 1,1 1,1 और 1,1, मतलब मैं पागलों जैसी हरकत कर लूं अगर, और यहां पर बोलूं कि 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है और ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 जो है ये भी 1 से रिलेटेड है, तो इस 1 को भी 1 से रिलेट होना चाहिए था, तो वो यहां पर फुलफिल हो रहा है, वो यहां पर फुलफिल हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसको अगर आप 3 बार लिखोगे तो आप तो खैर नहीं लिखोगे, समझदार हो। ठीक है, या फिर अगर यहां पर हम बोलें कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है और बी जो है वो सी से रिलेटेड है, ये क्राइटेरिया ही नहीं आ रहा है, अगर मतलब ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। लेकिन यहां पर दूसरे किसी भी सेट में, दूसरे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो अपना इसका लास्ट है, लास्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर है, वो पहला एलिमेंट कहीं पर आ ही नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई यहां पर जब ये वाला क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हो रहा है तो इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव है। या तो इसको इस सेंस में देख लो, या फिर इसको इस सेंस में देखो कि 1,1 जो है यहां पर अपन उसको 3 बार भी लिख दें सेट में, तो 1,1 इज रिलेटेड 1,1 का वही जो मैं बता सकता हूं, या 2,2 के साथ बताऊं मैं आपको, तो 2,2 को 3 बार लिख लो और बोलो कि भाई ये 2 इससे रिलेटेड है और इसका जो लास्ट आने वाला एलिमेंट है यहां पर फर्स्ट है और वो इससे रिलेटेड है, तो भाई इन दोनों का भी रिलेशन होना चाहिए, तो वो यहां पर फुलफिल हो रहा है। बट इसका कोई सेंस है नहीं ऐसा लिखने का, इसको किसी भी एलिमेंट को अपन 2 बार तो लिखते नहीं है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन को किसी भी तरीके से आप समझो, ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन ही होगा। और यहां पर अगर मैं बोलता हूं भाई बी की बात कर रहा हूं, जो क्या है उसका मुझे क्या बनाना है? एक यूनिवर्सल रिलेशन। तो बी का यूनिवर्सल रिलेशन में बनाता हूं तो वो क्या हो जाता है? बी क्रॉस बी, और वो हो जाएगा 1,1 1,2 2,1 2,2। यानी आप यहां पर बोल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, भाई क्या बोल सकते हो कि अगर 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है और 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, तो 1,2 भी आना चाहिए। तो 1,2 तो ऑलरेडी आ रहा है, यहां पर ऑलरेडी आ रहा है, ये इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आप बोलते हो 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 1 से रिलेटेड है, तो भाई 1,1 भी आना चाहिए, तो 1,1 भी ऑलरेडी आ रहा है, इसको भी आप बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप बोलते हो कि 2 जो है वो 1 से रिलेटेड है और 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, तो 2,2 भी आना चाहिए, तो 2,2 भी आ रहा है। तो सारे ही क्राइटेरिया यहां पर क्या हो जा रहे हैं? फुलफिल हो जा रहे हैं। इसलिए आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो भी कैसा होता है भाई? एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल दोनों ही ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं, तो कर देते हैं क्लियर भाई। ठीक है, क्लियर है ये। तो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है भाई, देख लेते हैं अब इसके बाद। अब ये बोल रहा था रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स डिवाइड्स वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई एन इज ट्रांजिटिव। मतलब क्या बोल रहा है वो, यहां पर ये समझना है आपको भाई कि एक्स कॉमा वाई जो है ये बिलोंग करता है आर को, और आर जो रिलेशन है वो यहां पर क्या है? आर रिलेशन क्या है? दैट एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। ठीक है, अब यहां पर आपको ये समझना कि अगर इसको ट्रांजिटिव होना है और कोई 3 एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, मतलब मैं बोलता हूं अगर ए कॉमा बी आता है बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, देन ये क्या इंप्लाई करना चाहिए? इसे इंप्लाई करना चाहिए कि भाई इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, मतलब ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर को। इसको इंप्लाई करना चाहिए कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो अपन देख लेते हैं यहां पर क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए डिवाइड्स बी। इसका मतलब क्या है? ए डिवाइड्स बी। यानी आप बोल सकते हो क्या? ए डिवाइड करता है बी को, तो मैं बोल सकता हूं बी इज इक्वल्स टू ए इंटू सम कॉन्स्टेंट के। ठीक है, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। तो आप यहां पर बोलते हो b इज इक्वल्स टू ए इंटू के, और
आप यहां पर क्या बोल रहे हो, B डिवाइड्स C। B क्या कर रहा है, C को डिवाइड कर रहा है भाई, ठीक है। B क्या कर रहा है, C को डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, C इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, C इज इक्वल्स टू B इंटू एनी कांस्टेंट P। C इज इक्वल्स टू B इंटू एनी कांस्टेंट P। तो अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो भाई, यहां पर भी आप लिख दो क्या, वेयर P इज एनी कांस्टेंट, तो यहां आपको यह पता चल गया कि A अगर B को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हो कि B इज इक्वल टू A इंटू समथिंग। जैसे मैं आपको बोलूं नॉर्मली, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जांपल लेकर अगर आप ध्यान दो और बोलो कि अगर 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड 6, देन आप क्या लिख सकते हो, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग, जो कि हमें यहां पर पता है कितना, 3। अगर मैं बोलता हूं भाई कि अपना 9 जो है वो 72 को डिवाइड करता है, तो आप लिख सकते हो 72 इज इक्वल्स टू 9 इंटू समथिंग, जो कि है 8। तो यहां पर भी यही बात मैंने बोला कि अगर A जो है वो B को डिवाइड करता है तो आप लिख सकते हो B इज इक्वल्स टू A इंटू समथिंग। अब वो समथिंग की बात हमें यहां पर पता नहीं है, तो हमने बोल दे कोई भी एक कांस्टेंट है K। और अगर यहां पर मैंने बोला कि B जो है वो C को भी डिवाइड करता है, B जो है वो C को डिवाइड करता है, तो C इज इक्वल टू B इंटू P, B इंटू समथिंग, वेयर P इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको अगर आप बोलते हो B इज इक्वल टू AK को आप बोलते हो इक्वेशन 1, और C इज इक्वल टू BP को आप बोलते हो इक्वेशन 2। तो यहां पर आप देखते हो कि B की वैल्यू आप A के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पर पुटिंग B इज इक्वल्स टू ए के, तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करते हो B इज इक्वल्स टू ए के, तो यहां पर क्या बन जाता है, ये यहां आप बोलोगे कि सर अगर B इज इक्वल्स टू ए के मैं यहां पर पुट करता हूं B की जगह, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू ए के इंटू पी, C इज इक्वल्स टू ए के इंटू पी, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, C इज इक्वल्स टू ए इंटू के पी। अब इस ये के पी जो है ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है, एक कोई सा कांस्टेंट है, क्योंकि ये के भी कांस्टेंट था, पी भी कांस्टेंट था, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट ही आएगा। तो आप बोलते हो ये क्यू है, तो आप क्या लिख सकते हो, C इज इक्वल्स टू ए इंटू क्यू। मतलब कि आप यहां पर क्या बोल रहे हो कि C जो है उसको हम लिख सकते हैं A इंटू समथिंग के फॉर्म में, ठीक है। A इंटू समथिंग के फॉर्म में अगर मैं लिख सकता हूं, मतलब ये नेचुरल नंबर्स हैं एक्चुअली, जो कांस्टेंट है इनको सबको नेचुरल नंबर कंसीडर करना आप, क्योंकि 2 इंटू नेचुरल नंबर A आप लिखते हो, ऐसा कुछ लिख सकते हो ना आप। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं C इज इक्वल टू A इंटू क्यू की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आप बोल रहे हो कि C जो है वो डिवाइड करता है किसको, सॉरी A जो है वो डिवाइड करता है किसको, C को, ठीक है। कैसे, क्योंकि A इंटू समथिंग मैं लिख पा रहा हूं C के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे कि ये चीज भी प्रूव हो गई क्या, कि अगर A जो है वो B को डिवाइड करता है और B जो है वो C को डिवाइड करता है, तो A जो है वो भी C को डिवाइड करेगा, ये यहां पर हमने प्रूव कर दी। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो क्लियर है बात। सबसे पहले हमने क्या किया कि A अगर B को डिवाइड करता तो आपने लिखा B इज इक्वल टू A इंटू के, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, C इज इक्वल टू B इंटू P, क्योंकि B जो है वो C को डिवाइड करता है, तो C इज इक्वल टू B इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते थे, तो हमने उस समथिंग को P लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, यहां से फर्स्ट से B की वैल्यू पुट कर दी, यहां पर ये यहां पर पुट कर दी AK को, ठीक है। और जब ऐसा पुट किया और मैंने देखा K इंटू पी भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो उसको मैंने Q बोल दिया, तो C को मैं लिख पा रहा था A इंटू समथिंग के फॉर्म में, मतलब C जो है उसको भी डिवाइड कर रहा है A, तो A डिवाइड्स B, B डिवाइड C, दैट इंप्लाइज दैट A डिवाइड C ऑल्सो। तो ये हो गया प्रूव, क्योंकि ये हो गया कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। On the set n of a natural numbers, the relation R defined by X or Y implies that X is less than Y is transitive. X is related to Y in such a way that X is less than Y, ठीक है। और n नेचुरल नंबर का सेट है भैया ये, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या बोल रहा है, X is less than Y,
ठीक है। x इज लेस देन y का मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव होगा। कैसे ट्रांजिटिव होगा, तो आप यहां पर ये समझो कि अगर मैं बोलता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और मैं बोल रहा हूं कोई भी 3 नेचुरल नंबर लेते हो, लेट आप a b और c, आप बोलते हो a इज लेस देन b, और उसके बाद आप बोलते हो b इज लेस देन c, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा भाई, अगर a जो है वो b से छोटा है और b जो है वो c से छोटा है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि a जो है वो c से तो छोटा होगा ही होगा। तो आप बोलोगे ये इंप्लाई करता है क्या, कि a इज लेस देन c। मतलब कि अगर a कॉमा b जो है वो बिलोंग करता है r को, एंड b कॉमा c जो है वो बिलोंग करता है r को, तो आप बोलोगे a कॉमा c जो है वो भी बिलोंग करेगा r को। और हमें ट्रांजिटिव रिलेशन में यही तो चाहिए होता है भाई, कि a कॉमा b कर रहा है और b कॉमा c कर रहा है, तो a कॉमा c को भी करना चाहिए। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसको भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ट्रू है भाई। यानी कि क्या है, अगर a जो है वो b से छोटा है, b जो है वो c से छोटा है, तो a जो है वो c से छोटा होगा ही होगा। तो क्लियर है बात। तो ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बोल रहा लेट S be a non-void set and R be a relation defined on power set PS by A, B belongs to R. A is a subset of B, ठीक है। अब ये क्या है भाई, R जो रिलेशन है वो क्या है, वो बताता है A is a subset of B for all A, ठीक है। Then R is a transitive relation on PS because for any A, B, C, A, B belongs to R and B, C belongs to R, then A, और क्या चीजें मैं बता देता हूं, इतना सारा चीज पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो ये रिलेशन है ये बस समझो आप, A, B बिलोंग्स टू R जो रिलेशन है वो क्या है, वो क्या बोल रहा है, वो कैसे बता रहा है अपन को, तो वो चीज जो है वो क्या बोल रही है कि भाई A इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब कि अगर A जो है A, B R में आ रहा है, मतलब पहले वाला जो एलिमेंट होगा, वो पहला वाला जो सेट होगा वो सबसेट होगा दूसरे में आने वाले, दूसरे टर्म में आने वाले सबसेट के दूसरे ऑर्डर में, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बोलता हूं 3 है अपने पास एलिमेंट्स, कौन कौन से, A, B और C, तो यहां पर मैं बोलता हूं अगर A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, तो इसको क्या इंप्लाई करना चाहिए भाई कि A, C जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R को, ऐसा बताना चाहिए इसको। तो आपको ये देखना है कि ऐसा होगा कि नहीं, आपको ये देखना है कि ऐसा होगा कि नहीं। तो आप बोलोगे इस वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है तो आप बोलोगे A इज अ सबसेट ऑफ B, और अगर B, C R को बिलोंग कर रहा है तो आप बोलोगे B इज अ सबसेट ऑफ C। अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात नहीं हो गई कि अगर B के अंदर A के सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं और B के सारे एलिमेंट्स C में हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि A के सारे एलिमेंट्स C में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। A के सारे एलिमेंट्स C में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे कि अपन क्या बोलते थे भाई, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट है और होल नंबर जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है, तो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का भी तो सबसेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंटीजर्स में भी सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। होल नंबर्स में अगर सारे नेचुरल नंबर आते हैं और इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर भी तो आएंगे। क्लियर है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ C। तो ये ऑब्वियसली इंप्लाई करता है क्या कि A जो होगा वो सबसेट होगा C के। इसलिए अगर A, B आएगा R में और B, C आएगा R में, और R कैसा रिलेशन है वो बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, A, C भी आएगा R में। क्लियर है बात। अब ये लेट L be the sets of all straight lines in a plane then the relation is parallel to on L is transitive relation because for, ठीक है, बहुत इजी सी बात है। अगर L1, L2, ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, L1, L2 और L3 तीन लाइन से किसी प्लेन में और तीनों पैरेलल हैं, और मैं बोलता हूं L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 अगर L3 के पैरेलल है, तो ये दोनों L1 और L3 भी कैसे होंगे, एक दूसरे से पैरेलल। तो आप लिख सकते हो L1 is parallel to L3।
तो यहां पर बात क्लियर हो गई कि ये भी कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आप बोलोगे कि सर, आप बोलोगे L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, देन इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट मतलब L1 कॉमा L3 भी बिलोंग करता है R को। मतलब ये कैसा है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। आ गई बात समझ, ये कैसा रिलेशन होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो करो क्लियर इसको भाई। अब लास्ट इसका जो इलस्ट्रेशन एक क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट T of all triangles in a plane is transitive relation। ठीक है, मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट टू बोलो, पैरेलल टू बोलो, इक्वल टू बोलो, ये जो चीजें हैं भाई ये हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन ही बनाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि एक लाइन अगर दूसरे से पैरेलल है तो वो तीसरे से भी पैरेलल होगी। एक ट्राइंगल अगर दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है और दूसरा ट्राइंगल जो है वो तीसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो फर्स्ट और थर्ड ट्राइंगल भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ए अगर बी के इक्वल है, बी अगर सी के इक्वल है तो ए और सी भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सारे रिलेशंस जो बनाएंगे वो कैसे होंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर तीन ट्राइंगल्स हैं भाई, ये है ए ट्राइंगल, ये है बी ट्राइंगल, ये है सी ट्राइंगल, और आप बोलते हो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू या ट्राइंगल एबीसी बोल दो, चलो यार, नहीं छोड़ो, एक ही नाम दे रहा हूं मैं, तो इतना कौन दिमाग लगाया इसमें जबरदस्ती में। ए इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एंड ट्राइंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या मतलब होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल फिगर्स, एग्जैक्टली सेम फिगर्स, ऐसे फिगर्स जो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर लें एक दूसरे के ऊपर रखने पर। ठीक है, यानी कि उनके हर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर बात वही है कि अगर A जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है B के और B जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है C के, तो A और C जो होंगे वो भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप बोलोगे कि ये इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल C। हेंस यहां पर आप क्या बोलोगे कि अगर A कॉमा B आता है रिलेशन R में एंड B कॉमा C आता है रिलेशन R में, तो A कॉमा C भी आएगा रिलेशन R में। यानी कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो क्लियर है ट्रांजिटिव रिलेशन भी, अभी तक जितने भी चीजें पढ़ी अपन ने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सब क्लियर है आपको अच्छे से, बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं नेक्स्ट, क्या देखते हैं अब, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ये एनसीईआरटी में आपको शायद ना मिले, बट ठीक है फिर भी अपन जान लेते हैं कि क्या होता है। कहीं अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपन से पूछ लिया गया कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। और याद रखना कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है तो यहां पर यह जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। मतलब क्या बोल रहा हूं कि ऐसे भी रिलेशंस हो सकते हैं जो सिमेट्रिक भी हों और एंटी सिमेट्रिक भी हों। तो नाम से ऐसा मत सोच लें कि जो सिमेट्रिक नहीं है वही एंटी सिमेट्रिक होगा या जो एंटी सिमेट्रिक नहीं है वही सिमेट्रिक होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों टाइप के हो सकते हैं, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दोनों भी हो सकता है एक रिलेशन। ठीक, अब वो डेफिनेशन से समझ में आता है कि कौन से रिलेशन कौन से हैं। ठीक, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है डेफिनेशन, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट हो, ए रिलेशन, ये वो सेट वाला ए नहीं है, ये अ रिलेशन वाला अ है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं ये। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी an antisymmetric relation if a comma b belongs to R and b comma b a belongs to R implies that a is equal to b। यानी कि जैसे सिमेट्रिक में होता था ना कि अगर a comma b आ रहा है R में और b comma a भी आ रहा है R में, तो वो रिलेशन कैसे होता था, सिमेट्रिक हो जाता था। लेकिन यहां पर एक स्पेशल काइंड ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए आपको बस, जहां पर क्या होगा, a comma b अगर आ रहा है और b comma a भी आ रहा है, तो ए और बी जो है वो इक्वल होने चाहिए। यानी अगर आप याद करो तो सिमेट्रिक में जो सबसे पहली कंडीशन अपन ने इलस्ट्रेशन जो लिया था वो किसका लिया था, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन का। तो वहां पर आपने आइडेंटिटी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बताया था। तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, मैं एग्जांपल लेकर बताऊं आपको। ए अगर 1 2 3 था, मतलब एक आइडेंटिटी रिलेशन अपन ले लेते हैं, चलो ठीक है, 1 2 3 था, और रिलेशन आई ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 और 3 3।
तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू आर, तो a इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, a इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? a इज इक्वल्स टू बी। क्या हो रहा है ये? अब यहां पर आप ध्यान दोगे कि भाई 1,1 आ रहा है इसमें और 1,1 भी आ रहा है इसमें, मैंने पहले ही बताया आपको। तो यहां पर a और b दोनों कैसे हैं? सेम है। और यहां पर यही बोल रहा है वो भाई कि a, b और b, a आ रहा है, तो ये तभी होगा जब a और b सेम होंगे, मतलब ये सेम एलिमेंट्स हैं। मतलब या तो इसमें a, a आए या फिर b, b आए, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो एंटी सिमेट्रिक जो है और जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आप आइडेंटिटी को भी बोल सकते हो क्या कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा क्या? तो हाँ, बिल्कुल होगा ये। क्यों होगा ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भाई? क्योंकि यहां पर अगर 1,1 आ रहा है मतलब कि इसके दोनों ही एलिमेंट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। ऐसा एलिमेंट्स इसमें नहीं आना चाहिए कि अगर a, b और b, a है तो a और b इक्वल नहीं आ रहे हैं। दोनों एलिमेंट्स इक्वल आने चाहिए, तो वो कहलाते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है? इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट इफ a, b बिलोंग्स टू r बट b, a डज नॉट बिलोंग टू r देन आल्सो r इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब कि a, b अगर बिलोंग करता है r को और b, a बिलोंग नहीं करता है r को, तो भी जो r है वो कैसा होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यानी सिमेट्रिक अगर आप नहीं बना रहे हो उसको, a, b को बिलोंग करवा रहे हो और b, a को भी b, a को नहीं बिलोंग करवा रहे हो। ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो 1, 2, 2, 3 और 1,1 ऐसा कुछ एक रिलेशन बना रहे हो भले ही। तो यहां पर अगर 1,2 आया और 2, a नहीं आया है, 2,1 नहीं आया है, तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। 2,3 आया और 3,2 नहीं आया है, तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक। और 1,1 आया है, बट 1,1 आया है तो यहां पर 1 और 1 दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, तो भी उसको क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अभी बोला था आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ अ सेट ए इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसको तो हमने अपन ने पहले ही देख लिया, इसका एग्जांपल भी बनाकर देख लिया कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो कैसा होता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, क्योंकि 1,1 आ रहा है मतलब कि दोनों कैसे हैं? ए और बी कैसे हैं? इक्वल है वहां पर। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए कंटेनिंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर एक ही एलिमेंट है तो वो a क्रॉस ए आप लोगे, मान लो a में 1 है, ठीक है, a में 1 है, आप बोलते हो एक ही एलिमेंट है और आप लेते हो a क्रॉस ए, तो वो कितना बनाएगा? सिर्फ 1 क्रॉस 1, और ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि a, b अगर आ रहा है और b, a भी आ रहा है, तो a और b दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। लेकिन यहां पर बोल रहा है कम से कम दो एलिमेंट्स को कंटेन करना है इसको, तो मैं यहां पर बोलता हूं a जो है वो 1, 2 है, तो आप बोलते हो a क्रॉस a कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। तो यहां पर जहां दोनों इक्वल हैं वो वाली बात तो सही है, लेकिन जहां पर दोनों इक्वल नहीं है, मतलब 1, 2 आ रहा है तो 2, 1 भी आ जा रहा है, यानी कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तभी होता जब 1 और 2 इक्वल होते, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल हो नहीं सकते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या चाहिए था? अगर a, b आ रहा है और b, a भी आ रहा तो a और b को दोनों को इक्वल होना था, लेकिन यहां पर 1 और 2 तो इक्वल हो नहीं सकते। तो आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है जिसमें कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो, वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। अब क्या बोल रहा है? लेट R बी अ रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय x r y, मतलब x इज रिलेटेड टू y if and only if x divides y for all x, y belongs to n। ठीक है, अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा अगर क्या है? x और y क्या है? नेचुरल नंबर है, और क्या लिखा है यहां पर? x डिवाइड्स y। अब दो नेचुरल नंबर जो हैं, ठीक है, x, y, वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर a, b आ रहा है और b, a भी आ रहा है, तो उससे क्या इंप्लाई होगा? यानी मैं बोलता हूं कि a आर b आ रहा है इसमें, ठीक है, एंड b आर a भी आ रहा है, यानी a, b बिलोंग करता है r को,
एंड बी कॉमा ए भी बिलोंग करता है आर को। तो इससे क्या मतलब होगा आपको यहां पर समझ में आएगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाई कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, यानी ए जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को, ए डिवाइड्स बी, एंड बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है बी डिवाइड्स ए। अब भैया ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बोलोगे कि 4 को 2 डिवाइड करता है और 2 को 4 भी डिवाइड कर देता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये किस केस में पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब हम एक ही नंबर की बात करें कि 3 3 को डिवाइड करता है और 3 3 को डिवाइड करता है, मतलब ए भी 3 हो, बी भी 3 हो, बी भी 3 हो, ए भी 3 हो, है ना, दोनों नंबर्स कैसे हो, सेम हो। मतलब ये जो कंडीशन है कब पॉसिबल है, सिर्फ तब पॉसिबल है जब ए और बी कैसे होंगे, इक्वल। तो यही तो होती है अपनी एंटी सिमेट्रिक की कहानी। उसने क्या बोला हुआ था एंटी सिमेट्रिक में कि भैया अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए आ रहे हैं तो ए और बी को इक्वल होना जरूरी है। तो यहां पर ये चीज जो है, ये कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नेचुरल नंबर में हो रही है, क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं भाई it should be noted that this relation is not antisymmetric on the set of integers because we find that for any non-zero integer a r minus a and minus a r a क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। मतलब यहां पर ये क्या बोल रहा है, अगर मैं a को माइनस a से डिवाइड करूंगा तो भी वो डिवाइड होगा, और आंसर कितना आएगा, -1 ही आएगा, और माइनस a को a से डिवाइड करूंगा तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि इस सेट में a कॉमा माइनस ए भी आएगा, बिलोंग्स टू आर, और माइनस ए कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। लेकिन यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि a जो है वो माइनस ए के इक्वल है, क्योंकि भाई उसका क्या कंडीशन थी, उसकी कंडीशन थी a कॉमा बी जो होगा, और अगर वो बिलोंग करता है आर को, और b कॉमा ए जो है वो भी बिलोंग करता है आर को, तो a और b इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये दोनों बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं भाई, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर -1 ला रहे हैं ये। लेकिन यहां पर आप नहीं बोल सकते कि a इज इक्वल टू -a। मतलब कि ये जो कहानी है ये नेचुरल नंबर के लिए तो सही है, लेकिन इंटीजर्स में जाकर ये फ्लॉप हो जाती है, मतलब इंटीजर्स में जाकर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रह पाती। तो क्लियर है ये बात? बड़े आगे भाई, तो अब क्या बोल रहा है, लेट S बी ए नॉन वॉइड सेट एंड R बी अ रिलेशन ऑन द पावर सेट PS डिफाइंड बाय A, B बिलोंग्स टू R, A इज अ सबसेट ऑफ ऑल A, B बिलोंग्स टू P, S। मैं बता रहा हूं क्या चीजें हैं ये। देन R इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन PS बिकॉज A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A, ठीक है। अब यहां पर देखो वही वाला केस है, कौन सा, A, B R में आता है और A इज अ सबसेट ऑफ R है। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है कि पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के सबसेट है, मतलब पहला सेट जो है वो दूसरे सेट के सबसेट के इक्वल है, दूसरे सेट का सबसेट है वो, ठीक। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, अगर मैं बोलता हूं A, B बिलोंग करता है R को, और मैं बोलता हूं B, A भी बिलोंग करता है R को, तो भाई अगर इसको एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो A और B को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, तभी एंटी सिमेट्रिक होगा। अब मैं यहां पर देखता हूं कि डेफिनेशन ऑफ रिलेशन से मुझे यहां से पता चल रहा है कि अगर A, B बिलोंग कर रहा है R को, तो आप बोलोगे A जो है वो R का सबसेट है, और यहां पर आपको पता चल रहा है कि अगर B, A बिलोंग कर रहा है R को, तो भाई ये क्या है, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि B जो है वो R का सबसेट है, B जो है वो A का सबसेट है, सॉरी। तो अगर मैं बोलता हूं A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो वो कौन से केस में पॉसिबल होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता है कौन से केस में पॉसिबल होता है, तभी होता है जब A और B इक्वल होते हैं। तो ये कैसा केस हो गया एंटी सिमेट्रिक का, क्योंकि अगर A, B और B, A आ रहे हैं तो तब क्या बोलता था ये कि A और B को इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल हो गए भाई, क्योंकि हमको बोला गया था कि ये जो रिलेशन डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है कि A, B बिलोंग्स टू R, मतलब होता है A इज सबसेट ऑफ B। तो मैंने बोला अगर A, B आ रहा है और B, A भी आ रहा है, तो उसका केस मैंने देख लिया कि वो कब आ सकता है, सिर्फ जब A और B इक्वल हो। तो क्लियर है ये? तो बढ़े आगे, अब क्या बोल रहा है, द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स इज एंटी सिमेट्रिक बिकॉज A लेस देन इक्वल टू B एंड B लेस देन इक्वल टू A इंप्लाइज दैट A इक्वल टू B। क्या मतलब है इसका, यहां पर ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं लेस देन और इक्वल टू की बात करूं, A लेस देन इक्वल टू B, ये एक रिलेशन है, मैं बोलता हूं A, B जो है वो R में आता है
और b कॉमा a जो है वो भी r में आता है। तो इसको अगर एंटी सिमेट्रिक बनना है तो a और b को कैसा होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि a जो है वो लेस देन इक्वल टू b है और b जो है वो लेस देन इक्वल टू a है। a अगर लेस देन b होगा तो उसके इक्वल नहीं होगा, b अगर लेस देन a होगा तो उसके इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहां पर दोनों ही कंडीशंस आ रही हैं कि भाई a इज लेस देन इक्वल टू b और b इज लेस देन इक्वल टू a। तो ऐसा कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है भाई जब a और b दोनों जो हों वो कैसे हों, इक्वल हों। a और b दोनों जो हों तो इस कंडीशन में रख दो भाई, क्योंकि a जो है वो खुद से लेस देन इक्वल टू आप बोल सकते हो, भले लेस देन वाली कंडीशन उसमें नहीं आ रही लेकिन इक्वल टू वाली तो हो रही है ना, तो लेस देन और इक्वल टू होता है वो। तो ये क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू a। ये इंप्लाई करता है कि a और b होंगे इक्वल, और यही चाहिए आपको एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन में कि अगर a, b बिलोंग्स टू r एंड b, a बिलोंग्स टू r तो a इक्वल टू क्या होना चाहिए, b। क्लियर है? तो एंटी सिमेट्रिक की सारी कंडीशंस आपको क्लियर है भाई। तो अब यहां पर आपने पढ़ लिया है भाई रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक सारे तरीके के रिलेशंस। तो आपकी जो थ्योरी पोर्शन है एक्सरसाइज 1 से पहले वो हो चुकी है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में जब अपन मिलेंगे तो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक्सरसाइजेस जिसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हालांकि यहां पर इलस्ट्रेशन से हमने समझा है सब कुछ अच्छे से, अब उसकी करेंगे हम प्रैक्टिस। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आपको क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको ज्ञान को बढ़ाओ, अपना बांटो, इसको जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो इसको शेयर करें हर एक स्टूडेंट तक जिसको आपको लगता है कि इसकी जरूरत है भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन लेकर आता है आपको केजी से लेकर 12 तक। तो इतना फर्ज तो बनता है आपके लिए भी। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं लेकर आऊंगा एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 1 और उसको करेंगे हम सॉल्व पूरे अच्छे तरीके से समझते हुए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।